विजुअल है आपको? यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 ले लें पहले। हाँ सर 11 राहुल खान। 11 ले लिया मैंने। अच्छा ये वो क्वेश्चन है जो मैंने नंदीप को बताया। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, 30/15 बार इज वेल्डेड टू 100 मिलीमीटर डायमीटर सिलेंडर। ठीक है, ये सिलेंडर है, ये डिस्क है, फिर सिलेंडर है, और सिलेंडर से फिर ये रेक्टेंगुलर प्लेट जो है, या क्यूबॉइड टाइप में प्लेट है ना। क्यूबॉइड है तो इसका लेंथ है, विड्थ है, थिकनेस है। तो इस क्यूबॉइड प्लेट का 350 लेंथ है। ठीक है, 30 और 30/15 इसका क्रॉस सेक्शन है। इट इज गिवन हियर 30/15। ठीक है, तो 30 बड़ी डायमेंशन है तो इसकी हाइट 30 हो गई, और 15 इसका थिकनेस हो गया, है ना। तो 350/30/15 इस रेक्टेंगुलर प्लेट का या क्यूबॉइड प्लेट का डायमेंशन है। अब ये क्यूबॉइड जो रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो इसमें वेल्डिंग हो रही है। वेल्डिंग इस साइड भी हो रही है, वेल्डिंग दूसरी तरफ भी हो रही है ना। बोथ साइड वेल्डिंग है। तो वेल्डिंग की लेंथ कितनी हुई? जो प्लेट की हाइट है वही वेल्डिंग की लेंथ हो जाएगी, है ना। तो 30 मिलीमीटर वेल्ड लेंथ हो गई वन साइड में। ऐसे ही उसके अपोजिट साइड में भी 30 मिलीमीटर वेल्ड लेंथ हो गई। तो क्वेश्चन ये है कि डिटरमिन द साइज ऑफ द डबल फिलेट वेल्ड्स, है ना। डबल फिलेट है इसलिए हमने इसको बोथ साइड वेल्डिंग है। Assume shear stress is uniformly distributed in the weld. Use the allowable shear strength of 95 megapascal. ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, साइज ऑफ द वेल्ड निकालना है ना। डिटरमिन द साइज ऑफ द वेल्ड। तो फिलेट का साइज क्या होता है? साइज को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, थ्रोट या लेग से। तो जनरली साइज का मतलब लेग से रहता है। कहीं कहीं पर ऑथर इस बात को ज्यादा ध्यान भी नहीं देता है। थ्रोट निकाल दिया तो भी साइज निकल गई, और लेग निकाल दिया तो भी साइज निकल गई, ऐसा मान लिया जाता है। दोनों में से कोई भी एक डायमेंशन निकाल दीजिए, थ्रोट या लेग, है ना। उनमें रिलेशन होता ही है T=H/√2। तो T निकलने से H बड़े आराम से निकल ही जाता है। तो अब क्या करना है, आपको ये देखना है कि इस फोर्स की वजह से, है ना, 1.5 किलो न्यूटन का जो फोर्स है, इस फोर्स की वजह से इस वेल्ड में कौन कौन से स्ट्रेस डेवलप होंगे। ठीक है, तो जब आप इस 1.5 किलो न्यूटन के फोर्स को वेल्ड पे ट्रांसफर करोगे तो ये अपने साथ मूवमेंट लेके आएगा, है ना। जब भी कोई फोर्स पैरेलली ट्रांसफर होगा तो वो अपने साथ मूवमेंट लेके आएगा। ठीक है, यस सर। तो अब इस वेल्ड पर एक तो फोर्स है 1.5 किलो न्यूटन और एक मूवमेंट है। मूवमेंट की वैल्यू हो जाएगी 350 मल्टीप्लाइड बाई 1.5। 1.5 आप एज पे ही मान लो। वैसे थोड़ा सा फिगर में के अंदर दिख रहा है क्या ये? सर वो है यस सर, थोड़ा देख रहा, पर एच पे मान लेते हैं सर। एज पे ही मानना पड़ेगा, डायमेंशन तो दे नहीं रखी ना। हाँ डायमेंशन है। यस मान सर। लो अंदर भी है तो कितना अंदर है ये तो कोई, यस सर। तो इसको एच पे ही मान लो। ठीक है, अब यस और एक मोमेंट की वजह से, तो फोर्स की वजह से कौन सा इफेक्ट आएगा? फोर्स की वजह से तो शियर स्ट्रेस आएगा। शेयर आए। अब शियर स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपका 1500 है, एरिया कितना है इस वेल्ड का? तो वेल्ड का एरिया देखो 30 तो वेल्ड की लेंथ है, और वेल्ड का थ्रोट कितना है? टी। तो इसका एरिया कितना हो गया? 30T। 30T एक डबल हो तरफ, और डबल फिलेट है तो 30T + 30T, टोटल कितना हो गया? 60T। तो बस आपका शियर स्ट्रेस हो जाएगा 1500 डिवाइड बाई 60T, है ना। इसको न्यूटन में बदल लेना 1.5 किलो न्यूटन को, तो 1500 बाई 60T। एक स्टेप खत्म। अब मूवमेंट की वजह से देखो, अब यहाँ पे मूवमेंट कौन सा है? टॉर्जनल मूवमेंट है या बेंडिंग मूवमेंट है? तो नेचुरली ये बेंडिंग मूवमेंट है ना। बेंडिंग मूवमेंट है ये। तो बेंडिंग मूवमेंट की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, अब बेंडिंग स्ट्रेस टेंसाइल इन नेचर होता है। ठीक है, तो दोनों स्ट्रेस अलग अलग कैटेगरी के हो गए। एक तो प्राइमरी शियर हो गया, मतलब जो शियर उसका नेचर शियर है, और दूसरा टेंसाइल हो गया। तो जब शियर और टेंसाइल हो तो आपको इक्विवेलेंट शियर या इक्विवेलेंट टेंसाइल निकालना पड़ेगा।
इक्विवेलेंट शियर मतलब आप कौन सी थ्योरी लगा रहे हैं? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी लगा shear रहे हैं। stress theory, और इक्विवेलेंट टेंसाइल निकाल रहे हैं तो फिर आप मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी लगा रहे principal हैं। stress. तो हाँ, क्या यहाँ पे कोई थ्योरी मेंशन है? नथिंग इज मेंशन। ठीक है, तो वेल्ड मटेरियल को भी जनरली हम डक्टाइल मटेरियल ही कंसीडर करते हैं। तो कौन सी थ्योरी लगाना सही रहेगा? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस Shear थ्योरी stress. लगाना सही रहेगा। ठीक है, तो आप अब इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस क्या होगा? अंडर रूट सिग्मा बी बाई 2 होल स्क्वायर, सिग्मा बी मतलब बेंडिंग स्ट्रेस, प्लस टाउ स्क्वायर। ठीक है, टाउ आप निकाल चुके हैं, टाउ निकाल चुके हैं 4500 Yes, 1500 sir. बटे 1500 बटे 60 टी। अब बचा केवल सिग्मा बी। अब सिग्मा बी कैसे निकालोगे? सिग्मा बी क्या होता है? एम अपॉन जेड, यस है कि नहीं होता? एम अपॉन जेड। एम Yes, क्या है? yes. बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट तो आपने निकाल ही लिया है, 1500 into 350, बेंडिंग मूवमेंट तो निकाल ही चुके हो। अब जेड मतलब सेक्शन मॉडुलस। अब सेक्शन मॉडुलस किसका? वेल्ड सिस्टम का। यहाँ वेल्डिंग को डिजाइन कर रहे हैं ना, वेल्ड को डिजाइन कर रहे हैं, तो वेल्ड सिस्टम का सेक्शन मॉडुलस लेंगे। तो अब आपको डाटा बुक देखनी पड़ेगी। तो इस तरह की सिचुएशन में सेक्शन मॉडुलस क्या रहता है, वो आपको डाटा बुक से फॉर्मूला मिल जाएगा। BDQ by जेडब्ल्यू का, हाँ BD स्क्वायर क्या क्या फॉर्मूला क्या? डी स्क्वायर बाई वो 3 डाटा बुक BD स्क्वायर है। हाँ ऐसे मिल कुछ गया। रहता है हाँ, सर। अब उसमें बी और डी देख लो फिगर में, वो कौन सी डायमेंशन आर्टवर्क है? है। बी हमारी थिकनेस B और होगी टी और डी हाँ। हमारा हो गया 30, डी 30 हो गया और बी कितना हो गया? टी हो गया टी 15। टी नहीं 15 हो जाएगा ना, 15 हो जाएगा। पर 30 उसमें बाई 15 का है ना ये। जेड डब्ल्यू जो है ना, तो Height तो double. हाँ, जेड डब्ल्यू जो है डी स्क्वायर बाई 3 है ओनली। ओनली डी स्क्वायर बाई 3 है। और डी Yes. कौन सी डायमेंशन है? डी हमारी ये 30 वाली। 30 है ना। ठीक है, तो 30. हाँ, तो 30 स्क्वायर मतलब 900 बटे 3। ठीक है, 900 बटे 3 इंटू टी और करना पड़ेगा, क्योंकि वो मैंने बताया था फॉर्मूले जो दिए हुए हैं उसमें आपको टी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 900 बटे 3 कितना आया? 300। 300 इंटू टी, 300 टी हो गया आपका बेंडिंग स्ट्रेस। एम अपॉन जेड है ना, 300 टी नहीं हुआ, जेड की वैल्यू 300 टी हुई। एम आपका है 1500 इंटू 350, तो इसको सॉल्व कर लोगे। 1500 इंटू 350 डिवाइडेड बाई 300 टी, तो वो आपका आ जाएगा सिग्मा बी। करेक्ट है? यस सर। यस अब सर। इन दोनों से इक्विवेलेंट शियर निकाल लो, और फिर उस Compare इक्विवेलेंट शियर को किसके इक्वल करोगे? 95 के इक्वल कर देना, तो आपकी अननोन डायमेंशन टी कैलकुलेट हो टी जाएगी। की वैल्यू आती है सर 9.21। इसको ऐसा इस तरह से सॉल्व करने के बाद, हाँ, सॉल्व करने के बाद। यस ठीक है, सर। और इसका जो आता है लेग वेल्ड वो आता है 13.2। अच्छा वो आता है 13.02। 02 सर वो डबल हो जाएगा ना डबल फ्लेट के लिए। अब उसका डबल फ्लेट है तो उसका 2h कर देंगे, हाँ तो 2h कर देंगे तो तो 26 mm हमें मिल जाएगा। हाँ, तो आप 13 भी आंसर दे दोगे ना, तब भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये 26 में उसने डबल करके दिया होगा, हो सकता है। हाँ, वो है ना, Yes, sir. तो क्वेश्चन में लिखा है, प्रोसीजर यही रहेगा, क्वेश्चन प्रोसीजर में यही है। लिख रहा था साइज ऑफ वेल्ड डबल फ्लेट का। हाँ, डबल फ्लैट का, तो फिर वो 26 समथिंग हो जाएगा, तो 26 हमने ले लिया। यस सर। कभी कभी इसमें ना ऐसा भी करते हैं, सुनो, जैसे आपका आंसर 13 आया, ठीक है, 13 पॉइंट समथिंग आया, यस सर। तो इसमें क्या करते हैं, स्टार्ट और स्टॉप के लिए 15 मिलीमीटर ऐड कर देते हैं, यस सर। हाँ है ना। स्टार्ट और स्टॉप के लिए 15 मिलीमीटर ऐड कर देते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द वेल्ड एंड स्टॉपिंग ऑफ द वेल्ड। उसमें कुछ सर वो लेंथ में ऐड करते हैं, हमेशा टी और एच में भी ऐड कर देते हैं। वो ऐड करते हैं लेंथ में, लेंथ ऑफ द वेल्ड में ऐड करते हैं। तो लेंथ ऑफ द वेल्ड आपकी कितनी है यहाँ पे? 30 है ना, 30 है ना। 30 यस। हाँ, तो 30 में +1 +15 करोगे तो कितना हो गया? 45 45. 45 हो जाएगा। हाँ, यदि आपसे लेंथ ऑफ वेल्ड रन पूछा जाएगा तब आप 45 mm आंसर देंगे, लेकिन कैलकुलेशन पर्पज से तो हम 30 से ही करेंगे इसको। तो हमने सही किया है, 13 हमारा आंसर आ ही रहा है, 13 का डबल करोगे तो 26 हो गया। तो क्वेश्चन 11 इज ओवर।
over यस सर। यस सर। हाँ, ये मतलब इसमें दोनों स्ट्रेस डिफरेंट नेचर के हैं। एक शियर है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी या फिर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। हो सकता है आंसर वेरी ना करने का रीजन ये भी हो सकता है कि इसने ये आंसर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से दिया हो, क्योंकि मेंशन तो है नहीं, है ना। तो ये मतलब आंसर आपका नहीं मिल रहा है तो ज्यादा दिमाग मत मारिए उसमें, है ना। आपका प्रोसेस ठीक होना चाहिए। हो सकता है ये आंसर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से आ रहा हो, है ना। डोंट वरी अबाउट दैट। शेयर और बताइए। स्ट्रेस से सही आ रहा है आंसर। 13 क्वेश्चन से हाँ, बता सही आ रहा है सी स्ट्रेस थ्योरी। सर 13 से 13 क्या कह रहे हो? 13 ले लूं ना? 13 13 से और आईडी दीजिए। तो इसके आंसर हाँ, मैच नहीं कर रहे, ये आ तो रहे हैं, कोई हो तो रहे हैं सर, इसके आंसर मैच नहीं हाँ कर सर। रहे ये वाले। क्वेश्चन 13 का यस सर। या 14 यस का? सर, नहीं 13 का, 14 का, 15 का, तीनों का सर दोनों आंसर मैच नहीं कर रहा। देख लेते हैं अभी, है ना। तो आपने सोल्यूशन कर रखा है, क्या उसे शेयर कर सकते हो? यस सर, मैंने शेयर आपने किया। किसी पेपर पे यदि हाँ सर, सोल्यूशन कर रखा संदीप है ने किया। हाँ सर, संदीप ने किया है। तो उसको शेयर कर सकते हो क्या, पीडीएफ बनाकर व्हाट्सएप पे या कैसे भी? मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है सर। व्हाट्सएप पे भेजा है? नहीं, इसमें कर शेयर कर दो यदि पीडीएफ बना के, पीडीएफ शेयर हो जाएगी आपको। को होस्ट आप भी हो जाओगे, आप भी शेयर कर सकते हो। सर इसमें चलो मैं देख लेता हूँ मेरे को बना दो। पहले। हाँ सर, मुझे क्वेश्चन 13 देखो पहले। द सिलेंडर हेड ऑफ स्टीम इंजन is subjected to a steam pressure of this much. It is held in position by 12 volts. ये तो आज जो क्वेश्चन कराया है वो वैसा ही लग रहा है ना। यस आज सर, हमने हाँ नहीं रहा। यस सर। किया ना। हाँ, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, बस प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट है। वहां पे 12 स्टार्ट थे, यहाँ पे 12 वोल्ट है। ठीक है। यस सर, यस सर। अच्छा, अब क्या दिया है? इस सॉफ्ट कॉपर गैस्केट इज यूज्ड टू मेक द जॉइंट लीक प्रूफ। ठीक है। तो ये जो गैस्केट है ये सॉफ्ट और हार्ड दो तरह की होती है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सॉफ्ट और हार्ड। तो सॉफ्ट गैस्केट का मतलब होता है कि जो हमारी, आपने देखा होगा दो स्टिफनेस थी। एक तो बोल्ट की स्टिफनेस थी और दूसरी स्टिफनेस किसकी थी? प्लेटों की, है ना, प्लेटों की। तो कभी कभी प्लेटों के बीच में ना गैस्केट लगा देते हैं। प्लेटों के बीच में क्या लगा देते हैं? गैस्केट। तो प्लेटें और गैस्केट तीनों मिलाकर, दोनों प्लेटें और गैस्केट, इन तीनों को मिलाकर कंबाइंड स्टिफनेस यूज की जाती है। यदि गैस्केट नहीं है तो प्लेटों की स्टिफनेस होगी, दोनों प्लेटों की। यदि साथ में गैस्केट भी लगा दिया तो प्लेट और गैस्केट तीनों का कंबाइंड स्टिफनेस यूज की जाती है। तो अब इस क्वेश्चन में चूंकि सॉफ्ट गैस्केट है, तो सॉफ्ट गैस्केट में ये माना जाता है, ठीक है, सॉफ्ट गैस्केट का मतलब ये होता है कि केसी की वैल्यू केबी के मुकाबले वेरी वेरी लेस है। केसी मतलब क्या है? कंबाइंड स्टिफनेस ऑफ द प्लेट्स एंड गैस्केट। और केबी मतलब क्या है? कंबाइंड केबी इज द स्टिफनेस ऑफ द बोल्ट। तो सॉफ्ट गैस्केट का मतलब होता है कि केसी की वैल्यू किसके मुकाबले? केबी के मुकाबले वेरी वेरी लेस है ना। स्टिफनेस क्या होती है? फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन। तो गैस्केट सॉफ्ट है, इसका मतलब वो कोई अपोज नहीं कर रही है फोर्स का, है ना। तो उसकी स्टिफनेस एक तरह से काफी कम है। तो केसी इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू केबी। तो जो रेशियो है केसी बाई केबी, उस रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? केसी बहुत ही कम है, न्यूमरेटर बहुत ही कम है, डिनोमिनेटर बहुत ही ज्यादा है। तो ये वैल्यू लगभग कितनी आएगी बताओ? कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन है, यदि न्यूमरेटर बहुत ही स्मॉल है 0.001 और डिनोमिनेटर इंफिनिटी पहुंच जाएगी, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? केसी बाई केबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इन्फिनिटी क्यों हो जाएगी? न्यूमरेटर कम है ना। न्यूमरेटर यदि 0 हो जाए तो टोटल फ्रैक्शन 0 हो जाए, तो लगभग 0 हो जाएगी ना। तो हमारा जो कांस्टेंट है, जो हमारा ए रेशियो है ए, तो उस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है। तो अब जब हम वो फॉर्मूला लगाएंगे P1 प्लस KP2, के क्या था? कांस्टेंट। के बराबर क्या होता है? 1/1 प्लस ए।
तो 1/1 + a में जब a 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 1/1 + 0, तो 1/1 यानी कि 1, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? केवल 1, यानी कि P1 + P2। तो जब गैस्केट सॉफ्ट होती है तो बोल्ट पे आने वाला जो टोटल लोड है वो P1 + P2 हो जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू 1 हो जाती है। मतलब सॉफ्ट गैस्केट के लिए k की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। समझ में आ गई बात? यहाँ पे सॉफ्ट गैस्केट का मतलब है कि k की वैल्यू कितनी हो गई? 1। आगे क्या लिखा है? द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 300 mm। ठीक है, ये तो कैपिटल डी है। फाइंड द साइज ऑफ द बोल्ट, ठीक है, डायमीटर निकालना है। सो दैट द स्ट्रेस इन द बोल्ट इज नॉट टू एक्सीड 100 मेगापास्कल। तो ये कौन सा स्ट्रेस मानोगे 100 मेगापास्कल? बताओ, शियर या टेंसाइल? टेंसाइल ही मानेंगे, क्योंकि इस तरह के केस में तो टेंसाइल ही है ना, तो टेंसाइल ही मानेंगे। तो अब आपका क्वेश्चन क्या हुआ? P1 + P2। अब बताओ P1 क्या क्वेश्चन में दे रखा है आपको? बताइए, क्या पॉइंट P1 दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। P1 नहीं दिया सर। P1 नहीं दे रखा है ना? और क्या P2 दे रखा है? यस सर, नहीं दिया। P2 दे रखा है सर, निकाल लेंगे उसको। हाँ सर, ये तो निकाल लेंगे ना। कितना दे रखा है? वो पाई तो निकल आएगा ना, प्रेशर इनटू एरिया से। यस नहीं, हाँ वो यस, एक्सटर्नल जो फोर्स है, स्टीम का फोर्स है, वो आपका P2 हो गया। यस सर। यस सर। ठीक है ना, वो आपका P2 हो गया। और P1 कितना हो गया? 2840। P1 तो दिया नहीं है, P1 तो दिया नहीं है ना। Yes. तो P1 को नहीं दिया है तो मैंने बताया था 2840D। हाँ सर, यस सर, हाँ। P1 कितना होता है? 2840D। बस अब आपका 2840D प्लस ये वाला फोर्स, जो आपका π/4D² इंटू प्रेशर इंटू एरिया से जो फोर्स निकलेगा वो एक्सटर्नल फोर्स है। तो प्रेशर भी दिया है, डायमीटर भी दिया है, तो π/4 300² इंटू 0.8, ये आपका P2 हो गया। P1 + P2 आपका किसके फॉर्म में आ गया? D के फॉर्म में आ गया, है ना। एक अननोन स्मॉल d के फॉर्म में आ गया। स्मॉल d मतलब बोल्ट का डायमीटर, और वो ही निकालना है। ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, फिर क्या करोगे? अब रेजिस्टिव फोर्स निकाल लो। तो एक बोल्ट का एरिया क्या है? π/4 स्मॉल d² इंटू 12, क्योंकि नंबर ऑफ बोल्ट्स 12 हैं, इंटू परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस कितना दे रखा है? 100। तो ये पूरी इक्वेशन जो बनी, ये अननोन d के फॉर्म में ही तो बन गई। सर एरिया में Yes, sir. वो π/4 DC² आएगा। हाँ, और किसमें? हाँ, एरिया में π/4 DC²। π/4 DC आएगा। DC को 0.8D लिख लेना, यस सर। 0.8। DC को 0.8D लिख लेना। तो टोटल इक्वेशन जो है वो नॉमिनल डायमीटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, केवल नॉमिनल डायमीटर अननोन होगा। तो बस फिर क्या है, आपको आपका D निकल ही जाएगा इसको सॉल्व करके, रब हो जाएगा ये। है ना। हाँ, सर तो ये जो P1 होता है वो एक्सटर्नल लोड होता है क्या? है। सर जो P1 है वो एक्सटर्नल लोड होता है? नहीं नहीं नहीं, P1 जो है, जैसे ये बोल्ट है ना, बोल्टों को टाइट करते हैं हम, है ना। अभी कोई स्टीम नहीं है सिलेंडर के अंदर, आप उसको फिटिंग तो करोगे, असेंबली तो करोगे। अभी कोई स्टीम नहीं बन रही, कोई फ्यूल नहीं है उसके अंदर, सिलेंडर के अंदर कुछ भी बर्निंग नहीं हो रही है। बर्निंग तो जब होगी ना, जब हमारा सिलेंडर मोशन करेगा, फ्यूल आएगा। शुरू में तो हमें असेंबली बनानी है, असेंबली के लिए बोल्टों को हमें टाइट करना है। तो टाइट करने से, नट को टाइट करने से बोल्ट के अंदर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है, उसको कहते हैं इनिशियल टाइटनिंग। ठीक है, इनिशियल टाइटनिंग। तो वो P1 जो है वो इनिशियल टाइटनिंग फोर्स है। जब हम स्पैनर से टाइट करते हैं किसी बोल्ट को, तो वो इनिशियल टाइटनिंग फोर्स होता है। ठीक है, और जब फ्यूल बर्न होता है उससे जो डेवलप हो रहा है वो हमारा एक्सटर्नल फोर्स। करेक्ट। तो ये सॉफ्ट गैस्केट का मैंने आपको कंसेप्ट बताया, एक नया चीज। और हार्ड गैस्केट का भी कंसेप्ट समझ लो। सॉफ्ट गैस्केट में न्यूमरेटर हमारा एकदम 0 हो गया था। हार्ड गैस्केट का मतलब है कि कंबाइंड स्टिफनेस जो है प्लेट की और गैस्केट की मिला के, वो बोल्ट के मुकाबले काफी ज्यादा है, मच हायर। तो KC इज मच हायर देन KB।
ठीक है, तो अब बताओ रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब Zero हमारा हो जाएगी। न्यूमरेटर बहुत हाई हो गया, डिनोमिनेटर बहुत कम हो गया, तो वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। Yes. ठीक है, स्मॉल a जो है मतलब जो रेशियो है वो इन्फिनिटी हो गया, तो कांस्टेंट k कितना हो जाएगा बताओ जरा। 0 हो जाएगा। कांस्टेंट k Zero कितना हो हो जाएगा। जाएगा, Zero. 0 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू P2, P2 है ना, 0 इंटू P2 वो भी 0 हो गया। तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी आई, एक्सटर्नल नहीं मतलब इफेक्टिव फोर्स की वैल्यू क्या आई, P1 प्लस Kp2 होती है, Kp2 वाला टर्म 0 हो गया, Tightening of the force. तो ओनली P1 आ गया है ना। तो जब हार्ड गैस्केट होती है तो इफेक्टिव फोर्स टाइटनिंग फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो मैंने आपको सॉफ्ट गैस्केट का भी मतलब बता दिया है और हार्ड गैस्केट का भी मतलब बता दिया। ठीक है, तो Yes. अब ये क्वेश्चन आपका हो गया। यस सर। हाँ, और कोई क्वेश्चन। सर 14 का 15 वाला 14 देखो, हाँ, स्टीम इंजन सिलेंडर हैज द मैक्सिमम स्टीम प्रेशर एक्टिंग ऑन द ओनर एट 1.3 मेगा पास्कल कवर। लिमिटेड मिनट्स बोल रहे हैं, चलो 1.3, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। इट इज हेल्ड इन पोजीशन बाय 12 स्टार्स, द सेक्शनल व्यू इज शोन। ये तो वही क्वेश्चन है जैसे आज किया है हमने, है सर ना। इसमें वो समझ नहीं आ रहा कैपिटल डी क्या लेंगे। मैं देखता हूँ, कैलकुलेट द साइज ऑफ द स्टड रिक्वायर्ड टू फिक्स द सिलेंडर कवर assuming the permissible stress in the stud as 320 मेगा पास्कल। ठीक है, देखो सिलेंडर ये है तो सिलेंडर का डायमीटर होगा 140, ये कैपिटल डी है। सिलेंडर ये वाला पोर्शन जो अंदर का पोर्शन है जहां पे फ्यूल आता है, जहां फ्यूल बर्न होता है वही तो सिलेंडर होता है। तो सिलेंडर के अंदर ही तो प्रेशर डेवलप होता है, तो सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 140 है। ठीक है, और 220 जो है वो सेंटर टू सेंटर है, यानी ये आपका पिच सर्किल डायमीटर है 220 डीपी। ठीक है, यदि आप 220 का एक सर्किल बनाओगे तो टॉप व्यू में उस सर्किल पर आपको ये 12 के 12 स्टड नजर आएंगे 220 डायमीटर के सर्किल में। अब बचा 160, तो 160 तो इस बोल्ट के आउटर से या इनर से इस बोल्ट के इनर का डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस का क्वेश्चन में कोई यूज होने वाला नहीं है, कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए आपका यूज केवल ये आएगा, कैपिटल डी 140 और डीपी आपका 220 हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। 160 का कोई यूज नहीं। ठीक है, और बताइए एनी अदर डाउट। सर 15 वाला सर 13 की तरह ही है, बस सर देखिए 15 देखो, ए स्टीम इंजन सिलेंडर 300 मिलीमीटर डायमीटर, ये कैपिटल डी दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, कवर इज फास्टन बाई 8, यहाँ पे 8 वोल्ट है, और यहाँ साइज दे रखी है, मतलब डी की वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू 20 मिलीमीटर है। M20 से आप समझ जाओ कि नॉमिनल डायमीटर 20 mm है। The joint is made leak proof by the means of suitable gaskets. So find the stress produced in the bolts. ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब डायमीटर दे दिया तो आपसे स्ट्रेस पूछ लिया, स्ट्रेस दे देता तो डायमीटर पूछ लेता। 17 सर एक बार आंसर नहीं आ रहा उसमें 17 हाँ 17 सेंट्रिक लोड जो वाला। हाँ ये 17 सर इसमें सर जो 40 mm सर वो डीसी आ रही है। 14 mm। हाँ सर वो अभी लिख डीसी लेते हैं। A bracket is bolted to a column by 6 bolts of equal size. It carries a load of 50 kilonewton at a distance of 150 millimeter from the center of the column. If the maximum stress in the bolt is limited to 150 megapascal, तो ये कौन सा स्ट्रेस लिया है आपने, शियर या टेंसाइल? शेयर लिया है 150 सर, शेयर और शेयर लिया है टेंसाइल, ना, टेंशन सर, शेयर टेंसाइल ही लिया है। टेंसाइल लिया है। क्यों? देखो ये प्रॉब्लम एसेंट्रिक लोडिंग की है ना। तो एसेंट्रिक लोडिंग में कैसी प्रॉब्लम है, ये इन द प्लेन ऑफ शियर है या परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ बोल्ट है। बोल्ट तो 50,000/6 हो गए प्राइमरी शियर। यस सर। अब सेकेंडरी शियर के लिए तो आप क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना, तो ये यहाँ पे आएगा सेंटर ऑफ यस सर ग्रेविटी, यहाँ 3 और पे 4 यस के सर 3 और 4 के बीच में आएगा। ठीक है, यस सर यस सर 3 और 4 के बीच में आने के बाद में फिर इसका वो बना लेना, मतलब वो कांस्टेंट निकाल लेना। एक तो पहले C इक्वल टू m है ना, कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट के बाद फिर सारे सेकेंडरी शेयर आ जाएंगे, P1 डबल डैश, P2 डबल डैश, P3 P4 सबके डबल। रिकॉर्डिंग करवाइए। एंगल कहाँ पे कम है और प्राइमरी और सेकेंडरी शेयर कहाँ पे ज्यादा है,
एंगल कहाँ पे कम है और सेकेंडरी शेयर कहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि प्राइमरी शेयर तो हर बोल्ट पे बराबर है। तो दो पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, एक तो एंगल, एंगल जहां कम होगा वहां रिजल्टेंट ज्यादा होगा, और जहां प्राइमरी शेयर सेकेंडरी शेयर ज्यादा होगा वहां भी रिजल्टेंट ज्यादा होगा। सर 2 पे मैक्सिमम आ रहा है सर। आपका 2 पे मैक्सिमम आ रहा है, ऊपर मैक्सिमम आ रहा है यस 2 पे आपने सबका निकाल के देख लिया। आ रहा था 6 और 2 पे सेम आ रहा था, तो 2 वाला ही मैक्सिमम बन रहा था। 1 पे एंगल कितना आ रहा था? सर 1 पे 90 प्लस एंगल आ रहा है सर 1 पे है 123.6। हाँ, ऑब्टूस एंगल बन रहा था मतलब यहाँ, है ना? यस सर। सर हाँ, ये तो और रिएक्शन से 2 पे आ रहा निकालने से था। पता चल जाती है किससे पता चल जाती है? सर। फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाते हैं ना, रिएक्शन या उस रिएक्शन का बना लो या फिर एक्शन का डायरेक्ट टू बना लो, स्ट्रेस। उसको कोई भी एक बना लो, एक्शन बेस्ड या रिएक्शन बेस्ड, है ना? तो आज क्लास में बता ही दिया। यस सर। तो अब देखो कौन सा रिवेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फारदेस्ट है? 2 और फारदेस्ट 2 और 1 और 5 भी सर, फारदेस्ट है, यस सर। 2 और 6 इक्वल डिस्टेंस पे। इक्वल डिस्टेंस पे है चारों। तो देखो सेकेंडरी शेयर जो है वो चारों पे बराबर है ना? 1 2 5 6 पे सेकेंडरी शेयर बराबर है, यस प्राइमरी सर। हाँ शेयर भी बराबर है, प्राइमरी शेयर भी बराबर है। तो इन चारों में एंगल जहां कम होगा वहीं पर रिजल्टेंट ज्यादा होगा, वही हैवीली लोडेड होगा। ठीक है, तो आपका ये एंगल 2 पे कितना आया और 6 पे कितना आया ये बताओ। सर 2 और 6 पे इक्वल आ रहा है 56.3। 2 और 6 पे इक्वल आ रहा है ना? 56.3। 56.3। ठीक है, इसका मतलब 2 एंड 6 आर इक्वली हैवीली लोडेड कह सकते हो। यस 2 हाँ एंड यस 6 सर। हाँ यस सर। हाँ इक्वली हैवीली हाँ लोडेड है ना? यस सर। हाँ ठीक है, अच्छा अब बताओ 3 और 4 पे कितना रिजल्टेंट आ रहा है? सर 3 पे तो सर 3। कम आ रहा था। 3 3 पे पे तो तो कम माइनस आएगा। हो रहा था। हाँ 3 पे माइनस तो हो रहा है कम यस आएगा। सर। 4 पे तो ऐड हो रहा है, तो यहाँ ऐड एंगल हो हाँ 0 रहा डिग्री, तो यहाँ एंगल 0 डिग्री हो गया ना? हाँ 0 हो गया सर। था। यस सर। तो जब एंगल कम कम होता है तो रिजल्टेंट ज्यादा होता है। तो आप 4 का रिजल्टेंट तो निकालिए कितना आ रहा है। सर 4 का सर मैं बताता हूँ सर सर। 4 पे निकाल तो रहे, पर सर 4 पे जो सेकेंडरी फोर्सेस निकालेंगे ना वो कम आएगा। यस सर। हाँ भले कम आएगा, लेकिन आप टोटल ओवरऑल तो देखिए हाँ सर रिजल्टेंट की वैल्यू सेकंड में मैक्सिमम है। सेकंड पे मैक्सिमम है? हाँ सेकंड और 6 पे मैक्सिमम आ रहा है। हाँ सेकंड और 6 पे बराबर आ रहा होगा, और 4 पे आपका प्लस करने के बाद ओवरऑल कम ही आ रहा है ना? हाँ कम ही आ रहा है सर। तो इसका 80,333 मतलब आ रहा रिवेट है। नंबर 6 या रिवेट नंबर 2 हैवीली लोडेड है। ठीक है, बस अब यस आप सर। अपनी इक्वेशन रिवेट 2 पे लगा दीजिए। तो रिवेट 2 पे लगाने के बाद आपका रिवेट नहीं, ये क्वेश्चन तो बोल्ट का है ना? हाँ हाँ बोल्ट का है बोल्ट तो का। आप बोल्ट पे लगा दीजिए। तो बोल्ट पे लगाने पे आपका आंसर क्या आ रहा है? सर डीसी आ रहा है सर मेरा, ये 40 नहीं आ रहा है। 13.62। हाँ हाँ यस सर। ठीक है हाँ ना? तो देखो बनाने वाले ने क्या कंसीडर किया होगा कि मैंने आपको बताया था ना, ये बोल्ट है, बोल्ट में एक शैंक होता है, एक थ्रेडेड पोर्शन होता है। अच्छा हाँ सर डी मान के सॉल्व कर लिया हाँ होगा। हाँ बिल्कुल। तो उसने ये जो क्रॉस सेक्शन लिया है ना, वो इसने शैंक वाला क्रॉस सेक्शन ले लिया है फाइबर कोट से। सैंक वाला हाँ। ठीक है, तो आपका आंसर मैच कर गया शैंक से। सर तो हमारा कॉन्सेप्ट तो सही है ना सर? कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, और एग्जाम में यदि आप डीसी के हिसाब से भी कर दोगे इस क्वेश्चन को और यस डीसी सर। पे फिर डी निकाल लोगे, तो वो करीब 15-16 आ जाएगा डी। हाँ 15-16 आ जाएगा सर। 15-16 आ जाएगा, तो हम उसको सही मानेंगे इफ द प्रोसेस इज करेक्ट। अच्छा सर। इस बात से नहीं फर्क पड़ेगा कि किसी ने डीसी माना और किसी ने डी माना, कि कुछ भी मान लिया तो दैट इज ओके। ठीक है, यहाँ पे सैंक पोर्शन मान के सॉल्व कर लिया गया है ना, सैंक पोर्शन। और बताइए। और सर 9th क्वेश्चन है इसमें सर डिस्टेंसेस का कोई यूज है क्या सर? कुछ ये बहुत सारे डिस्टेंस दे रखी है 151 अच्छा, ये 80। जो क्वेश्चन है, तो देखो ये हाँ क्वेश्चन भी सर इसेंट्रिक लोडिंग का ही है, परपेंडिकुलर वाली का। परपेंडिकुलर वाली का। तो टोटल बोल्ट कितने हैं इसमें? सर 3 है। इसमें 3 है। तो जो ऊपर वाली रो है उसमें कितने बोल्ट हैं? 2। 2 है और नीचे वाली रो में बोल्ट कितने हैं? 1। और टिल्टिंग पॉइंट कहाँ है? सर ये वाला टिल्टिंग पॉइंट नीचे वाला। हाँ है ना? तो यस जो नीचे वाली रो है उसकी डिस्टेंस कितनी है?
ये 860 60 60 60 हाँ 60 है ना, तो नीचे वाली रो की जो डिस्टेंस है वो तो 60 हो गई, यस और सर ऊपर वाली रो की डिस्टेंस कितनी हो गई? 240 240 240। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट का फॉर्मूला बनेगा आपका, उसमें नीचे आएगा L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर। L3 ठीक स्क्वायर है, L1 आप ले लेना 60, L2 ले लेना Yes, 240 और L3 ले लेना 240। L2 L3 इक्वल होंगे, हाँ 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 यस सर हाँ ठीक ठीक है, वो इक्वल होंगे। अब मूवमेंट कैसे निकालोगे? 12,000 इंटू 200, 200 12,000 इंटू 200, बिल्कुल सही है, मूवमेंट भी आ गया तो कांस्टेंट भी आ जाएगा, है ना? यस सर अच्छा, अब इसमें Yes, sir. पहले प्राइमरी शेयर देखो, शेयर कैसे निकलेगा? 12,000 बटे 3 इंटू एरिया, स्ट्रेस निकालना है ना, तो 12,000 बटे 3 हाँ हाँ इस फोर्स हो गया, 12,000 बटे 3 तो फोर्स हो गया, और फोर्स अपॉन एरिया, एरिया ए और डिवाइड कर देना, तो 12,000 बटे 3A, ये तो हो जाएगा प्राइमरी शेयर, मतलब शेयर। यस अब प्राइमरी शब्द लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई सेकेंडरी शेयर हो ही नहीं रहा है ना, तो केवल शेयर बोल दो, सेकेंडरी नहीं तो हो शेयर रहा बोल दो। और टेंसाइल स्ट्रेस बताओ कौन सा हेवली लोडेड होगा? ये वाली रो हेवली लोडेड है, नीचे वाली हेवली लोडेड, ऊपर वाली हेवली लोडेड है जो फारदेस्ट होती है, तो ये बोल्ट नंबर 2 और बोल्ट नंबर 3 ये दोनों इक्वली हेवली लोडेड है, ठीक है। तो आप इसमें P2 डबल डैश निकाल लेना। P2 डबल डैश क्या होगा? C मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 240 यस मल्टीप्लाइड ये 240, 240 तो आपका ये P डबल डैश निकल जाएगा। अब उसको आप एरिया से डिवाइड कर देना, तो आपका टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगा सिग्मा टी। अब एक शियर है एक टेंसाइल है, तो क्या निकालोगे? इक्विवेलेंट शियर निकाल लेना। या मेंशन है क्या थ्योरी? सर सीयर नहीं है, सीयर से थोड़ा लगा लेंगे शियर से निकाल लो, है ना, तो मैक्सिमम शियर निकाल लेना अंडर करके वही फॉर्मूले से। फिर उसको किसके इक्वल रखोगे? ये दे रखा है ना सर ये 140 यस यील्ड सर स्ट्रेंथ दे रखी है, नहीं यील्ड है, ये यील्ड का आधा करोगे तो शियर स्ट्रेंथ हो जाएगी। हाँ ये आप शियर स्ट्रेस थोड़ी लगा रहे हो ना, तो फिर हाँ यील्ड का हाँ आधा करोगे तो 70 आधा, टाउ हो हाँ। जाएगा, आपका टाउ मैक्सिमम हो जाएगा 70। अच्छा, क्या कोई फैक्टर ऑफ 70 सेफ्टी दे रखा है yes, क्या? वो भी दे रखा है, तो 70 बटे 3 हो जाएगा आपका। हाँ और 70 वो भी दे बटे रखा है, 3 सब चीजों का ध्यान रखो। ये आपका यील्ड है, यील्ड से पहले आप इसकी शियर बनाओ, शियर स्ट्रेंथ हुई 70, और फिर शियर स्ट्रेंथ 70/3 करोगे तो फिर लोग में कुछ डेटा नहीं दिया 12 देख लेते हैं, 12 हाँ सर वो लास्ट है सर बस ये वाला है ना। A plate हाँ 100 millimeter wide, 13 millimeter is to be welded to another plate by means of parallel flat weld। ठीक है, इसका डायग्राम दे रखा है क्या? नहीं सर ये डायग्राम दे नहीं रखा है। ये तो डायग्राम 11 का है, कोई डायग्राम नहीं दे रखा है ना। ठीक है, तो ए प्लेट 100 millimeter wide and 13 millimeter thick इस दे रखा है, दूसरी प्लेट का साइज नहीं दे रखा है ना। प्लेट्स आर सब्जेक्टेड टू ए लोड ऑफ 50, ये फोर्स की वैल्यू दे रखी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वेल्ड सो दैट द मैक्सिमम स्ट्रेस नॉट एक्सीड 56 megapascal। कंसीडर द जॉइंट फर्स्ट अंडर स्टैटिक लोडिंग एंड देन अंडर फटीग लोडिंग। ठीक है, सर तो पहले तो स्टैटिक हो जाएगा ना। हाँ सर फटीग बता दीजिए हाँ, अब फटीग में क्या करोगे? देखो फटीग में आप निकालिए इंडोरेंस लिमिट एसिड। अब एसिड क्या होती है? के बी के सी के डी। ठीक है, अब यहाँ के के बारे में क्या कोई इंफॉर्मेशन है? सर ये कैसे निकलता है? एक या तो के के लिए आपको एक तो यील्ड स्ट्रेंथ चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए? सरफेस फिनिश फैक्टर देखने के लिए एक हमारे पास टेबल है या ग्राफ है डाटा बुक में, तो वहां पे हमको यील्ड स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है ना, यील्ड स्ट्रेंथ की। तो अब यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ तो दे नहीं रखी है आपको, बताओ दे रखी है क्या पूरे क्वेश्चन में? है नहीं दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो हमें वेल्ड का मटेरियल ही नहीं पता है। वेल्ड का मटेरियल पता है क्या इसमें? नहीं सर नहीं पता है। तो अब इसका एक तरीका ये है कि आप डाटा बुक खोलो, और डाटा बुक में जो कौन सा साइंटिस्ट है, जेनिंग्स केसी जेनिंग्स करके एक साइंटिस्ट हैं। हाँ सर CH जेनिंग्स CH जेनिंग्स, हाँ,
वहाँ एक टेबल है सी एच जेनिंग्स वाली, उस टेबल में वेल्ड के मटेरियल दिए हुए हैं हाँ सर, कि ये वेल्ड टैग कौन के सा ये मटेरियल आप अज्यूम कर सकते हैं। तो उनमें से कोई एक मटेरियल आप सेलेक्ट कर लो। अब आपके पास मटेरियल आ गया, मटेरियल आते ही आपको उसकी यील्ड स्ट्रेंथ पता लग जाएगी टेबल से। वहां उसी टेबल में यील्ड स्ट्रेंथ भी दे रखी है सी एच जेनिंग्स वाली टेबल में। सर वहाँ ये लिखा है फिलेट वेल्ड के लिए इतना स्ट्रेस है, उसके लिए इतना है। हाँ, ये लिखा है ना वहां पे। हाँ यस सर। तो वो आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब उस वैल्यू में एसी डैश निकाल लीजिए आप। यस सर, 0.5 0.5 एसी डैश आ गया। और फैक्टरों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या, कि जैसे रिलायबिलिटी के बारे में? सर केबी के बारे में तो केबी के है। बारे में है तो केबी को 0.85 ले लीजिए आप, ठीक है। 0.85 या कितना लोगे? सर हाँ, थिकनेस 13 देने 13 का, रखिए ना। 7.5 से 50 के बीच है, तो आप उसको वो ले लीजिए, यस सर। 0.85 ले लीजिए केबी को, ठीक है। केसी रिलायबिलिटी कुछ दे नहीं रखा है, आप अपनी तरफ से चाहो तो अज्यूम कर लो, नहीं तो 1 मान लो, ठीक है। 90% अज्यूम करना, 90% कर लो, 95 जो भी आपको करना है, आप अजम्पशन मान रहे हो तो लिख दो बॉक्स में, है ना। अदरवाइज यू कंसीडर 1, तो केसी 1 और आपका केवी 0.85। के के बारे में बताओ, कोई इन्फॉर्मेशन है, मतलब वेल्ड की कोई फिनिशिंग वगैरह दे रखी है, मशीन्ड फोर्ज कुछ दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। अज्यूम 1, के को 1 मानिए, केबी 0.85 हो गया, केसी को 1 मानिए। अब क्या बचा? केडी। केडी क्या होता है? 1/kf होता है कि सर वो नहीं? वहां से आ जाएगा टेबल से। और केएफ कहां से आ जाएगा? फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की टेबल, वो तो मैंने क्लास में दिखाई यस थी। सर, टेबल से। बस वहां से वैल्यू लेके एंडोरेंस लिमिट आ गई, बस अब उसमें एंडोरेंस लिमिट के इक्वल रख देना, सिग्मा ए इक्वल टू एसी बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर सर हम जैसे डिजाइन का कर रहे हैं, सर अगर स्टैटिक में हमने अगर कोई डिजाइन कर दिया कंपोनेंट, तो सर वो स्टैटिक में तो सेफ रहेगा ना? यदि हमने कोई कंपोनेंट फटीग में डिजाइन कर दिया, स्ट्रेस से एंडोरेंस लिमिट लेके हमने पूरा उसे डिजाइन कर दिया, तो सर वो स्टैटिक में तो सेफ रहेगा ना? हाँ, चांसेस तो हैं सेफ रहने के, लेकिन स्टैटिक का कंसेप्ट क्या है? देखो, जो एंडोरेंस लिमिट है ना, वो तो बहुत सारी बातों पर डिपेंड करती है, जैसे कि सरफेस रफनेस फैक्टर पर डिपेंड करती है। मान लो आपका कंपोनेंट स्टैटिक में तो सेफ नहीं भी है, लेकिन उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, तो उसकी एंडोरेंस लिमिट डाउन नहीं होगी? होगी क्या? फिर तो डाउन नहीं होगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी कंपोनेंट स्टैटिक में अनसेफ है और फटीग में सेफ है। वो डिपेंड करता है इन सारी वैल्यूज पर, आपकी रिलायबिलिटी कितनी रिक्वायरमेंट है, साइज फैक्टर क्या है, सरफेस फिनिश फैक्टर वैल्यू से कितना रिड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो दोनों में डिजाइन करना जरूरी है ना, स्टैटिक में भी फटीग में भी। बट इन जनरल आप कह सकते हैं फॉर द सेम कंडीशंस, इफ द समथिंग इज सेफ इन फटीग, तो फिर क्योंकि फटीग में डायरेक्शन चेंज होती है ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बार बार चेंज होता है, तो इसकी वजह से वहाँ एंडोरेंस लिमिट क्राइटेरिया आ जाता है। तो इफ समथिंग इज सेफ इन स्टैटिक, तो इन फटीग, तो फिर वो स्टैटिक में सेफ होगी ऐसा मान सकते हैं, बट ये 100% ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका लोगे 12। यस सर। और बताओ, सब ठीक है बाकी? ये तो हाँ सर, आप तो ये तो एक्सिस सिमेट्रिक का है। हाँ सर, ये सी वाले तो हो गए सब। हाँ, अब देखो ये ज्योमेट्री से भंडारी की बुक में आप देखोगे ना, तो उसने बड़े इसमें कठिन फॉर्मूले दे रखे हैं, AL स्क्वायर बाई 12, और है ना, वो इसका अलग निकालता है, फिर हाँ इसका अलग निकालता है, फिर उसको सेंटर पर ट्रांसफर करता है, तो वो अलग से कैलकुलेशन बढ़ जाती है पूरी। तो वो जो मैंने आपको बताया है कि डाटा बुक से आप ज्योमेट्री मैच करके फॉर्मूला लगा लो, हाँ सर, वो सही उससे आपका बहुत ही आसान हो जाता है ना। जैसे बहुत आसान हो जाता है। यस, तो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑल। यस सर, यस सर। और भी यदि आपको कोई जरूरत पड़ी तो कल जब भी आपको लगे तो आप फोन कर लेना, वी कैन अरेंज वन मोर मीटिंग, वी कैन अरेंज। ओके।
ठीक है, तो आप कर लीजिए असाइनमेंट पूरा, उसके बाद भी कोई क्वेरीज है तो उनको नोट डाउन करिए, और जब 3-4 क्वेरीज आपकी इकट्ठी हो जाए देन कॉल मी, वी कैन अगेन शेड्यूल ए मीटिंग। ओके सर। थैंक यू।